गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं संकरण के बारे में। तो प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर में हम लोग संकरण के तक पढ़ चुके थे और पिछली क्लास में मैंने संकरण विधियों के बारे में भी आपको कुछ हद तक बता दिया था। आज हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं कुछ आपको बेसिक्स बताऊंगी पहले। तो सबसे पहले बेसिक ये है कि आपके पास में संकरण क्या होता है। ठीक है, आपने संकरण के उद्देश्य पिछली बार जान लिए थे। संकरण क्या होता है पहले ये सुनिए। देखिए, दो अलग अलग आनुवांशिक, ठीक है, मेकअप या आप कह सकते हैं आनुवांशिक गुण रखने वाले जीवों के बीच में जब आप जनन की प्रक्रिया करवाते हो तो उसे आप क्या कहते हो? संकरण कहते हो। सबसे पहले इस प्रक्रिया को किसने शुरू किया था? मेंडल ने शुरू किया था। और भिन्न भिन्न संकरणों के आधार पर, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसके अंदर क्या था भाई, एकल संतति संकरण था, द्विसंकरण था, त्रिसंकरण था, उसके आधार पर उन्होंने संकरण करवाए। ये संकरण उन्होंने भिन्न भिन्न क्या करे, लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाए थे। जब एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर करवाएगा तो एकल संकर क्रॉस कहा गया, और जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाया तो द्विसंकर क्रॉस भी कहा गया या डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहा गया। आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब आपको इस संकरण के अंदर बहुत सारी विधियां पढ़नी होगी और मैं ये भी बताऊंगी कि हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर संकरण क्यों करवा रहे हैं या इसकी आवश्यकता हमें क्या है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हम संकरण के दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो पहले हम बेसिक को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक शब्द समझिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी शब्द है कि आप सबसे पहले तो जीन किसे कहते हैं। क्योंकि अब हम आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे, कहीं पर शब्द जीन आएगा, कहीं पर युग्म विकल्पी नाम आएगा या लक्षण आएंगे, कहीं पर हम कहेंगे ये F1 पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी है, ये एक क्रॉस हुआ है। तो इन सब शब्दों के साथ में आपका एक तालमेल बैठ जाना या आपको इन सब के बारे में पता होना ज़रूरी है। होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट जो एग्री बायो से हैं वो कहते हैं कि भाई बायो को तो हमने इतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक एक बेसिक को लेते हुए आपके सामने चले। तो चैप्टर से थोड़ा सा अलग हटकर पहले हम बेसिक बता रहे हैं ताकि इसके बाद जो मेथड हम आपको बताने वाले हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास में शब्द जो आता है उसे हम कहते हैं जीन। देखिए, जीन क्या है? अगर आपको कोई ऐसे कहे कि डीएनए के ऊपर ऐसे कुछ रखा रहता होगा, उसे हम जीन कहते हैं, जो कि हमारे लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। कैसे लक्षण? भाई जैसे आंखों का रंग काला है तो इस काले रंग को किसने नियंत्रित किया है? जीन ने। आपके बाल जो है वो काले हैं, घुंघराले हैं, सीधे हैं, ये कौन कंट्रोल या कौन नियंत्रित कर रही है? जीन। आपकी लंबाई कैसी है उसे कौन नियंत्रित कर रही है? जीन। तो जीन कोई इस तरीके से पड़ी हुई कोई अलग सी चीज़ नहीं है। होता क्या है, आपके पास में जो डीएनए होता है, इस डीएनए का कोई खंड जब आपके किसी लक्षण को क्या करता है, कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, तो डीएनए के उस खंड को आप लोग क्या बोल देते हो? जीन। तो जीन क्या है? अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर लिखे जीन के बारे में, तो सीधी सी बात मुझे क्या समझ में आती है कि जीन क्या है? डीएनए का खंड जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। बस आपको इतना समझना है। बोलो, बात समझ में आई? प्लांट ब्रीडिंग में आप क्या करते हैं? अपनी ऐच्छिक जीनों को चुनने का काम करेंगे, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब देखिए, इसके बाद में एक और नया शब्द हमारे पास में निकल कर आता है और उस शब्द को हम कह देते हैं अंग्रेजी में तो एलील। क्योंकि जीन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जीन कहते हो, लेकिन इसके एक शब्द निकल के आता है एलील, जिसे हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। तो देखिए, युग्म विकल्पी क्या होते हैं? किसी जीन के दो या दो से अधिक एकांतरित रूप जो होते हैं उसे आप क्या कहते हो? युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी जीन के दो या दो से अधिक एकांतरित रूप। अभी भी नहीं समझ में आता? ऐसे समझिए कि फॉर एग्जाम्पल एक पादप है, उसकी लंबाई, तो लंबाई को लंबाई एक लक्षण है जिसे कौन नियंत्रित कर रही होगी? जीन। अब पादप जो है वो लंबा भी हो सकता है या बौना भी हो सकता है, उसकी जो हाइट है वो लंबी भी हो सकती है या बोनी भी। तो इस जीन के दो एकांतरित रूप हो सकते हैं कि या तो कोई प्लांट टॉल हो या क्या हो, कोई ड्वार्फ। एक और एग्जांपल समझिए जिसे आप सब लोग अवेयर है, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप, जिसे आप क्या कहते हैं? आपका ब्लड ग्रुप को हिंदी में भी रक्त कुछ ऐसे ही ग्रुप कहा जाता है।
तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो आपके पास, ये तो एक जीन हो गई। अब आपके पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप है, किसी में ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ बी होता है, किसी का ओ है, कि कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप तो ओ है, इसका ब्लड ग्रुप ए है। तो ब्लड ग्रुप तो क्या हो गई, एक जीन हो गई है। और उस जीन के एकांतरित रूप क्या हो गई कि कोई ए ब्लड का ग्रुप होता है, कोई बी का होता है, कोई ए बी ब्लड ग्रुप का होता है, कोई क्या होता है ओ रक्त समूह का भी हो सकता है या नहीं है। तो इसके एकांतरित रूप हो गए। तो किसी जीन के 2 या 2 से अधिक एकांतरित रूपों को आप क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, किसी जीन के 2 या 2 से अधिक एकांतरित रूप को हम क्या बोल देते हैं बच्चा, युग्म विकल्पी बोल देते हैं। बोलो बात समझ में आई। अब देखिए इन युग्म विकल्पियों के अंदर क्या होते हैं। हमारे पास में क्या है, हमारे एक ही जीन का जो आप मान लीजिए जो गुणसूत्र है, वो आधे गुणसूत्र हमें पिताजी से आते हैं और आधे दूध हमारे गुणसूत्र हमें माताजी से आते हैं, है या नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जीन का एक युग्म विकल्पी हमारे किससे मिलता है, पिताजी से, और एक किससे मिलता है, माताजी से, है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जिसके अंदर उसके पिताजी से उसे आंखों के रंग के लिए काले रंग की जीन मिली है, या काले रंग की जीन वाला युग्म विकल्पी मिला है, और माता से भूरे रंग की युग्म विकल्पी वाला जीन रखने वाला जीन मिली है। अब इनके अंदर जो प्रभावी होगा वो ही अपने आप को दिखाएगा। तो मान लीजिए काले रंग रखने वाला युग्म विकल्पी जो था वो क्या था, प्रभावी था। वो जीन क्या थी, प्रभावी थी। तो वो अपने आप को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो इन युग्म विकल्पी के जोड़ों के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक प्रभावी होता है युग्म विकल्पी और एक क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो देखिए आप कैसे दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लंबाई के लिए कोई जीन दिखानी है, तो लंबाई के लिए अगर कोई शुद्ध लंबा है यानी कि पूर्ण रूप से लंबाई है, तो उसे आप कैसे शो करते हैं, ऐसे टी से। और अगर कोई कैसा है, शुद्ध बौना है, तो आप इसे क्या कहते हैं, स्मॉल टी से। तो ये एक एक कैपिटल टी एक एक युग्म विकल्पी को दिखा रहा है। ये एक किससे आया है, पिता से, और ये किससे आया है, मादा से आया है। बोलो बात समझ में आई। अब ये युग्म विकल्पी किस प्रकार से व्यवस्थित है, एक कैसा बन सकता है, एक सिचुएशन आपके पास में ये वाली भी बन सकती है। तो किस आधार पर ये युग्म विकल्पी है, क्या दोनों युग्म विकल्पी प्रभावी गुण वाले या अप्रभावी गुण वाले हैं, या युग्म विकल्पी में एक प्रभावी गुण को लेकर आ रहा है और एक उसी गुण के अप्रभावी रूप को लेकर आ रहा है। तो इस आधार पर ये जो युग्म विकल्पी होते हैं ये भी आपके पास में कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। देखिए इन सभी की ज़रूरत आपको अभी किसमें, संकरण में पढ़ने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को सारी की सारी बेसिक भी बता रही हूँ। तो युग्म विकल्पी कैसे हो सकते हैं, कहीं कहीं पे तो आप पढ़ेंगे सम युग्म विकल्पी, जिसका मतलब क्या होगा, होमोजाइगस अवस्था। कई जगह पर आपको होमोजाइगस भी लिखी हुई देगी आपकी ही किताब के अंदर। और कहीं आपको क्या मिलेगी, विषम युग्म विकल्पी अवस्था, जिसे आप बेटा क्या बोलने वाले हैं अंग्रेजी के अंदर, हेट्रोजाइगस, हाँ क्या बोलने वाले हैं आप इसे, हेट्रोजाइगस अवस्था बोलने वाले हैं। तो जब होमोजाइगस अवस्था होगी तो देखिए दोनों युग्म विकल्पी समान होंगे, चाहे दोनों प्रभावी लक्षण रख रहे हो, चाहे दोनों अप्रभावी जीन को लेकर आए हो, है नहीं है। और विषम युग्म विकल्पी में एक युग्म विकल्पी प्रभावी के लिए और एक अप्रभावी के लिए होगा। तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, दोनों लेटर समान है, या तो कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के किस में है, बड़े अक्षरों में है, या छोटे अक्षरों में, दोनों ही, ठीक है, एक जीन की दोनों ही एलील, तो उसे आप सम युग्मजीय अवस्था या सम युग्म विकल्पी अवस्था भी कह सकते हैं, और इसे आप विषम युग्मनजीय अवस्था या विषम युग्म विकल्पी अवस्था भी बोल सकते हैं। अब सुनिए, मेंडल ने क्या करवाया, मेंडल ने संकरण करवाया। मेंडल ने क्या करवाया, संकरण करवाया। तो मान लीजिए उसने एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण करवाया, और वो लक्षण था पादप की लंबाई। पादप की लंबाई पे उसने सबसे पहले किसको चुना, जनक को चुना। किसको चुना, जनक। ये जनक कैसे था, एक नर रहेगा इसमें और एक कौन रहेगी, मादा, क्योंकि आप क्या करवाने जा रहे हैं, लैंगिक जनन करवाने वाले हैं।
और इसके अंदर इन्होंने जो नर था वो तो कौन सा चुना, शुद्ध लंबा, और एक इन्होंने क्या चुना, शुद्ध बोना। बोलो बात समझ में आई। शुद्ध लंबा है यानी लंबेपन की दोनों ही जीन कैसी है, प्रभावी लक्षण, दोनों एलील के प्रभावी लक्षण है, और शुद्ध बोनेपन की जीन के दोनों ही युग्म विकल्पी कैसे हैं, अप्रभावी वाले हैं। तो ये अपने आप में शुद्ध है। तो शुद्ध अगर कहीं मैं शब्द बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि दोनों युग्म विकल्पी क्या है, एक जैसे हैं, समयुग्म विकल्पी है, या आप कह सकते हैं समयुग्मनजी अवस्था है। यहाँ पर दोनों ही एलील क्या होगी किसी जीन की, या दोनों ही युग्म विकल्पी कैसे होंगे, समान होंगे। तो जब मैं शुद्ध बोलूँ तो आप ये बात समझेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध नहीं है, उसे विषम अवस्था कह देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक बात सुनिएगा, यहीं पर मेंडल ने एक नियम भी दिया कि जब पादप या जंतु जो भी लैंगिक जनन करता है तो लैंगिक जनन के लिए वो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं बनाता है, और उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, युग्मक। क्या कहते हैं, युग्मक। अच्छे से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जिन्हें आप और क्या बोल सकते हो, अंग्रेजी में गैमेट बोल सकते हैं। अब देखिए, हम सभी जीव, और यहाँ तक कि जो ये पुष्पीय पादप है, ये भी अपने जीवन काल के अंदर अपना संपूर्ण जीवन काल का ज़्यादातर समय द्विगुणित अवस्था में निकालते हैं। जिसका मतलब क्या है कि एक ही गुणसूत्र का इनके पास में दूसरा जोड़ा भी हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक गुणसूत्र कहाँ से आता है, फादर से यानी कि पिता से आता है, और एक गुणसूत्र कहाँ से आता है, माता से आता है। अब मान लीजिए पहले नंबर का गुणसूत्र है, तो इसका एक हिस्सा कहाँ से आया है, पिता से, और एक हिस्सा कहाँ से आया है, माता से। ऐसे करके द्विगुणित हो गए। दूसरी बात सुनिएगा, पहले नंबर का गुणसूत्र मान लीजिए लंबाई की जीन को रखता है, तो इसका भी पहले माता से आया हुआ पहला गुणसूत्र भी लंबाई की जीन को रखेगा। दोनों के पास में लंबाई की जीन है। अगर दोनों ही लंबेपन की आई होगी तब तो कैपिटल टी कैपिटल अवस्था टी अवस्था बनेगी, और ये पादप शुद्ध लंबा कहलाएगा। अगर दोनों ही स्मॉल टी वाली आएगी तो भी समयुग्मजीय अवस्था बनेगी, और पादप शुद्ध बोना कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए पिताजी से लंबाई की कैपिटल टी वाला युग्म विकल्पी आया और मादा से स्मॉल टी वाला आया, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो जो प्रभावी जीन होगी वही अपने आप को क्या करेगी, दिखाएगी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आने का मतलब क्या है कि सामान्यतः हम अपनी जीवन काल के अंदर जो जीव होते हैं, जो लैंगिक जनन करते हैं, वह सामान्यतः कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं, यानी प्रत्येक गुणसूत्र का एक जोड़ा उनके पास में होता है। लेकिन जब लैंगिक जनन का समय आता है और ये युग्मक बनाते हैं तो इन्हें क्या करना पड़ जाता है, अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ता है। और इसका रीज़न मैं आपको पहले लेक्चर में ही बता चुकी हूँ। तो अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो युग्म विकल्पी के जोड़े में से कोई एक ही युग्म विकल्पी क्या होता है, युग्मक में जाता है। ये देखिए ऐसे, यानी कि जब लैंगिक जनन होता है तो जो युग्म है विकल्पी थे, जो एलील थी, वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। इसलिए युग्मक अपने आप में किसी भी जीन के लिए पूर्ण रूप से क्या होता है, शुद्ध होता है, एकदम प्योर होता है, क्योंकि वो जीन की एक ही एलील को रखता है। तो जो भी है वो एक ही है, वही लक्षण उसमें दिखाई देगा। बोलो बात समझ में आई। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जब जनन होगा तो जो जनक है उन्हें युग्मक बनाना पड़ेगा। अगर लैंगिक जनन है, युग्मक जो होते हैं वह हमेशा और हमेशा अगुणित ही होते हैं। तो अगर जनक कैसे हैं, द्विगुणित हैं, तो उन्हें अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाना पड़ेगा, युग्मक बनाने पड़ेंगे। और जब युग्मक बनते हैं तो इनके अंदर जो जीन होती हैं, उनके जो युग्म विकल्पी होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो किसी जीन की एक ही एलील युग्मक को मिलती है, दोनों नहीं मिलती है। अब ये दोनों क्या करते हैं, जुड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये दोनों ही अलग अलग है, नर पादप अलग है, मादा पादप अलग है, दोनों का क्या है, जो जीन प्रारूप है वो भी अलग अलग है। ये जैसे आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हो ना, तो ये शुद्ध लंबा जो आप बोल रहे हो, ये इसका कैसा हो गया, लक्षण प्रारूप, लक्षण दिखाई दे रहा है कि लंबा है। किसकी वजह से लंबा है, इस जीन की वजह से लंबा है। अंदर जाके हमें पता चला दोनों जीन प्रभावी जीन है, कैपिटल टी है, इसका जीन प्रारूप है या नहीं है। तो इन दोनों का ही जीन प्रारूप अलग अलग है। तो इनमें हमने क्या कराया है, पर परागण करवाया है। क्या कराया, पर परागण, यानी कि हम नर से पराग कणों को कहाँ पर लेकर गए, मादा तक जाने दिया, मादा की वर्तिकाग्र तक। और यहाँ पर हमें अपनी जनरेशन मिलती है, फादर से मान लीजिए कैपिटल टी आया, स्मॉल टी इससे आया। तो यहाँ पर ये जो युग्मनज बनने वाला है, ये जो जाइगोट बनने वाला है, या जो जाइगोट बना है, युग्मनज जो बना है, ये युग्मनज कैसा है, विषम युग्मजी है। कैसा है, विषम युग्मजी, क्योंकि एक ही जीन की एक एलील तो क्या है, प्रभावी है, और एक कैसी है, अप्रभावी है। बोलिए बात समझ में आई। आपने क्रॉस को यहाँ से करवाना चालू किया है, तो इसमें जो ये पीढ़ी बनती है इसे हम F1 पीढ़ी बोल देते हैं, जिसे क्या बोला जाता है,
फिलल जनरेशन भी बोला जाता है। तो ये 1 नंबर दिखाता है। ये F का मतलब है यहाँ पर पीढ़ी से, कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो आप जहाँ से अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, जनक लेते हैं, वहाँ से जो पीढ़ियाँ बनना चालू करती है उनको आप एक एक पीढ़ी क्या करते चले जाते हो, नाम देते चले जाते हो। तो जब अभी आप संकरण की बहुत सारी विधियाँ पढ़ेंगे, आप पेडिग्री मेथड पढ़ेंगे, आप बल्क मेथड पढ़ेंगे, आप मास मेथड पढ़ेंगे, ऐसे आप 3-4 मेथड्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं बोलूँगी कि ये F1 पीढ़ी बनी है, ये F2 पीढ़ी बनी है, ये जो जनक है ये शुद्ध हैं, ये कैसे हैं, विषम युग्मजी है। तो ये सब आपको इस तरीके से समझ में आएगा। तो F1 पीढ़ी का मतलब होता है, या F1 का मतलब होता है फिलिल 1, जिसका मतलब है कि किसको शो कर रहा है, पहली पीढ़ी को शो कर रहा है। चलिए बोलिए, बात समझ में आई। अब यहाँ पर दूसरी और अवस्था आएंगी। आपको संकरण करवाना था, आपको क्या करवाना था, संकरण। तो आपने नर पादप अलग लिया, मादा पादप अलग लिया। अब अगर कुछ बच्चों को पता है तो मान लीजिए मटर का पादप लिया, ये जो जनक हैं वो कौन से पादप के हैं, मटर के हैं। अगर अब आपको पता है तो बेटा मटर के अंदर तो द्विलिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी पुष्प का मतलब क्या है, अब ये समझिएगा, ताकि आपको, मैंने क्या बोला, मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक्स क्लियर करवा रही हूँ, अच्छे से समझेंगे आप लोग। ये जो आप किसको पढ़ते हैं, पुष्प को पढ़ते हैं। तो पुष्प क्यों है पादप के अंदर, फल हमको समझ में आता है, भोजन संग्रह कर रहा है, तना सहारा दे रहा है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर रही है, जड़ जो है वो जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण कर रही है। तो पुष्प क्यों है, ये सब में वापस से देखिए। हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि एग्री बायो में ये टॉपिक कहाँ से, लेकिन क्या होगा जब हम सारे के सारे संकरण को पढ़ेंगे ना, तो आप लोग फिर बहुत परेशान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। इसे समझाने के लिए मैं सब चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए पुष्प क्या होता है, पादप में पुष्प क्यों बनता है। तो पुष्प जो होता है वो पादप में किसके लिए बनता है, लैंगिक जनन के लिए बनता है। यानी कि पादप के अंदर ये लैंगिक जनन करने के लिए जननिक संरचना है। सुनिएगा, जो जनन करवा रहा है यानी कि उसके पास में जननांग होने चाहिए जिसके थ्रू वो जनन करवा पाएगा। तो ऐसे ही पादप के अंदर जो पुष्प है उसके अंदर भी जननांग होते हैं। इस पुष्प के अंदर क्या होता है, एक तो नर जननांग भी होता है और एक क्या होता है, मादा जननांग भी होता है। अच्छे से सुनेंगे, जो नर जननांग होते हैं इन्हें आप क्या कहते हैं, पुंकेसर कह देते हैं। और इन पुंकेसर के अंदर कुछ इस प्रकार से संरचना होती है, कैसे निकले रहते हैं। ये तो होते हैं इनके पूतंतु और ये हो जाती है इनकी पराग पालियां, जिसके अंदर इनके नर युग्मक जो कि अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे, अभी आपने देखा, जिन्हें आप क्या कहेंगे, पराग कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बोलो, बात समझ में आई। ऐसे पुष्प में जो मादा जननांग भाग होता है इसे हम क्या बोल देते हैं, स्त्री केसर या फिर जायांग भी बोलते हैं। इस स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं, ये देखिए। एक तो होता है इसमें वर्तिकाग्र, एक इसमें लॉन्ग या लंबी नलिका या ट्यूब रूपी संरचना जिसे हम क्या कह देते हैं, वर्तिका। और इसके नीचे की तरफ कौन होता है, अंडाशय, ओवरी, जिसमें क्या रखा रहता है, बीजांड। और आपको कुछ नहीं जानना, आपको तो इतना जानना है, इस बीजांड के अंदर मादा युग्मक जिसे आप क्या कहेंगे बच्चा, अंड कोशिका, ये रहती है। समझ में आ रहा है। तो देखिए पुष्प क्या है, लैंगिक संरचना है जिसमें नर जननांग भी होता है और मादा जननांग भी। अब ये नर जननांग और मादा जननांग पुष्प में किस प्रकार से उपस्थित है उसके आधार पर आपके पास में 2 तरह के पुष्प होंगे और फिर संकरण में ये आपको कैसे सहायता करेंगे ये वाला करैक्टर भी मैं आपको समझाऊंगी। तो जननिक भागों की उपस्थिति के आधार पर कि कितने क्या है, जननिक अंग है किस प्रकार से है, उसके आधार पर आपके पास में कितने प्रकार के पुष्प है, 2 प्रकार के। एक तो आपके पास में कौन से पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होंगे। कौन से पुष्प होंगे, द्विलिंगी। और एक हमारे पास में कौन से पुष्प होंगे, एक लिंगी पुष्प होंगे। ठीक है बच्चा। द्विलिंगी पुष्प का मतलब है कि पुंकेसर व स्त्री केसर एक ही
पुष्प में उपस्थित है। बोलो बात समझ में आई। एक लिंगी का मतलब है पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जो है ना, एक पुष्प में उपस्थित है। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, जो आपका मटर का पादप होता है, जो हमने यहाँ क्रॉस किया था, ये जो मटर का पुष्प होता है, सॉरी, ये मटर का पुष्प जो है वो कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। क्या होता है? द्विलिंगी। मटर का पुष्प कैसा होता है बच्चा? द्विलिंगी होता है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहती हूँ कि संकरण जब आप करवाते हैं तो कैसे होता है। तो जब ये पुष्प द्विलिंगी है, यानी कि इसी एक ही पुष्प के अंदर, ये मैंने क्या बना दिया? पुष्प बना दिया। इसी पुष्प के अंदर क्या है? नर जननिक भाग भी है, यानी कि पुंकेसर भी है, और इसी पुष्प के अंदर क्या है? मादा जननिक भाग भी है। तो मैडम ये दो अलग अलग पादप क्यों लिए? ये पादप तो खुद के ही परागकण खुद की वर्तिकाग्र पर डाल देता और सारा काम हो जाता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें तो संकरण करवाने थे, हमें तो कुछ नए कैरेक्टर चाहिए थे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया? हमने दो अलग अलग पादपों को क्या किया? इस्तेमाल किया, और इसीलिए इन्होंने हमें पर परागण करवाया। तो जब एक ही पुष्प के दो जननिक भागों के बीच में परागण हो तो उसे आप स्वपरागण कहेंगे, यानी कि इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प की किस पर? वर्तिकाग्र पर चले जाए, या इसी पुष्प के नर युग्मक जिसे आप परागकण कह रहे हैं, इसी पुष्प की मादा जनन अंगकों को या फिर फीमेल्स बेसिकली गैमेट्स को क्या कर दे? फीमेल गैमेट्स के अंदर क्या चले जाए? फ्यूज हो जाए, तो उसको बेसिकली हम क्या कह देते हैं? स्वपरागण कहते हैं। या अंड कोशिका के पास चले जाए तो उसे हम स्वपरागण कह देते हैं। लेकिन अगर ये दो भिन्न भिन्न पुष्प है, कैसे हैं? दो भिन्न भिन्न पुष्प है, और एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के अंड कोशिका पर जा रहे हैं, उसको परागित कर रहे हैं, उसको निषेचित कर रहे हैं जाके, तो उसे हम क्या कह देते हैं? पर परागण कह देते हैं। है या नहीं? अब मैडम यहाँ पर ये चैलेंज आया कि इसके जो परागकण थे, ठीक है, वो इसी की वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ सकते थे। बोलो है या नहीं है? इसी की वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ जाएंगे और इसकी वर्तिकाग्र पर जाकर इसे स्वपरागित कर सकते थे। तो फिर हम ऐसा संकरण कैसे करवाएं? तो देखिए, इसके लिए क्या किया गया? जब कोई पुष्प द्विलिंगी है तो उसमें प्राकृतिक रूप से ही क्या होता है? स्वपरागण हो सकता है, क्योंकि उसी के पास उसके खुद के परागकण यानी कि नरयुग्मक भी है, और उसी के पास उसकी खुद की अंड कोशिका भी है। तो वो क्यों किसी और पे निर्भर करेगा भाई? क्यों जाए वो किसी और से परागण लेने, या क्यों उसके परागकण किसी और वर्तिकाग्र के अंदर जाकर उसकी अंड कोशिका को निषेचित करे? लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इन पादपों के अंदर पर परागण करवाना था। हमें देखना था कि हम दो अलग अलग जनकों को मिलाकर नई संतति बनवाएं तो वो किस प्रकार से विकसित होकर आती है। इसके लिए हमने क्या करवाया? पर परागण करवाया, और ऐसे पर परागण को आप लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम पर परागण कहते हैं। कौन सा पर परागण कह देते हैं? कृत्रिम। कृत्रिम परागण। अब कृत्रिम परागण जब आपको करवाना है तो इसके अंदर क्या कहते हैं? आप दो तरह की विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं जब संकरण विधि पढ़ाऊंगी तब बार बार बोलूंगी, इसलिए मैं आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से बता रही हूँ। एक क्रिया तो हम क्या कहते हैं कि पादप कैसा है? द्विलिंगी, लेकिन उसमें परागण करवाना पड़ रहा है, तो वो खुद तो स्वपरागण ही करना चाहेगा क्योंकि उसके पास तो दोनों जननिक भाग है, पर हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं? पर परागण करवा रहे हैं। तो कृत्रिम परागण के अंदर सबसे पहली जो विधि आती है उसे हम क्या कह देते हैं? विपुंसन, या फिर इसे क्या बोल दिया जाता है? इमैस्क्यूलेशन। देखिए, इस इमैस्क्यूलेशन या विपुंसन में आप क्या करेंगे? इसके अंदर जो पुमंग था, क्या था? जो पुमंग था, ये पुष्प था, और ये आपके पास में इसके क्या थे? पुमंग थे। इन पुमंग को आप क्या करेंगे? कट कर देंगे। इन्हें क्या कर देंगे? आप काट देंगे। तो पुष्प में से अगर इस पुष्प को, जो कि द्विलिंगी है, इसे स्वपरागित होने से रोकना है तो इसकी एक विधि है जिसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके जो नरजननिक भाग थे, जिन्हें आपने पुमंग कहा था, उन्हें हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे, और उनको कट करने की प्रक्रिया को ही आप लोग क्या कहेंगे? विपुंसन कहेंगे या इमैस्क्यूलेशन कहेंगे।
और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, हम विपुंसन हम नहीं कट करना चाहते, मान लीजिए हम चाहते दोनों यहीं पर ही रहे, मादा जननांग भाग का ही हमें इस्तेमाल करना है, पर हमें परागण नहीं चाहिए इस पुष्प के, लेकिन हम इनको काटना भी नहीं चाहते, तो दूसरी और हम क्या कर सकते हैं, दूसरी प्रक्रिया होता है बैगिंग कर देना, यानी कि थैले की तरह ढक देना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये रहा आपके पास में पुष्प और ये रहा इसका मादा जननिक भाग। इस मादा जननिक भाग को छोटी छोटी पतली पतली पेपर की क्या आती है, थैलियाँ आती है, उन थैलियों से भी हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहेंगे। तो इस अवस्था में क्या होगा, भले ही इस पुष्प के पास में अपने खुद के क्या है, पुंकेसर है, पर फिर भी उनके परागकण उन पर नहीं गिर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जिस पुष्प के परागकण हमें चाहिए उसे हम ये थैली हटाएंगे, उसको इसके ऊपर छिड़क देंगे, डस्ट कर देंगे और वापस से थैली से इसे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस अवस्था में हमने कृत्रिम परागण करवाया। हम किसी जिस ऐच्छिक पादप के गुण हम चाहते हैं, जिस नर पादप से हम इसका संकरण करवाना चाहते हैं, उसके परागकणों को हम लेकर आए और हमने लाकर इसके ऊपर उनका छिड़काव कर दिया और इसे वापस से क्या कर दिया, ढक दिया, ताकि कहीं अपने ही परागणों से निषेचित ना हो जाए। तो देखिए परागण क्या है, निषेचन से पहले होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें परागकणों को अंडकोशिका तक पहुंचाया जाता है, जो कि दो प्रकार से हो सकती है, स्वपरागण और परपरागण। अगर पुष्प द्विलिंगी है तो वह स्वपरागण करता है, ये ऐसा नेचुरली होता है प्राकृतिक रूप से, और अगर पुष्प एक लिंगी ही है तो वह परपरागण करते हैं, ये भी प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन कोई पुष्प कैसा है, द्विपरागित है, और आप उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि उसी के परागकण उसी की अंडकोशिका को निषेचित करे, तो इसके लिए आप कृत्रिम परागण करवाते हैं और उसमें उसी पुष्प के परागकणों को उसी पुष्प की अंडकोशिका से मिलने के से रोकने के लिए आप दो विधियों का यूज़ कर सकते हैं। या तो आप विपुंसन करवा दीजिए, जिसमें आप नरजन्य भागों को काट सकते हैं, या फिर आप थैला यानी कि बैगिंग की प्रक्रिया करवा दीजिए, जिसमें मादा जननिक भाग को आप थैले से ढक सकते हैं और अपने हाथ से परागण लाकर परागित करवा कर उसे वापस से कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सारे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जब आप कृत्रिम परागण करवा रहे हो, यानी कि आप अपनी इच्छा के नर पादप के परागकण लाए, अपनी इच्छा के पुष्प पे ला रहे हो, तो ये आपने क्या है, ये जनक आपने चुने हैं। तो यहाँ पर आप जनकों को क्या करते हो, चुनते हो। क्यों चुन रहे हो, क्यों चुनना है हमें वो कैरेक्टर लेने हैं जो कि बेस्ट है। तो जो बेस्ट लक्षण वाले जनक हैं, हमें उनमें क्या करवाकर, जनन करवाकर हमें बेस्ट लक्षण वाली उनकी संततियां बनवानी है, ताकि उनसे जो नए पादप बने उनमें सिर्फ और सिर्फ उनके बेस्ट लक्षण यानी कि अच्छे ही क्या हो, लक्षण उपस्थित हो। यही हमारे संकरण का क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। चलिए अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, देखिए आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आई होगी। तो देखिए संकरण क्या था, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधे, सही बात है, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधे मेंडल ने लिए भी हमने देखा, में से एक विभेद के परागकणों से दूसरे विभेद के पुष्पों का परागण करवाना। तो दूसरे विभेद का मतलब है यहाँ पर उस दूसरे पुष्प की क्या होगी बच्चा, अंडकोशिका होगी। ठीक है, तो अंडकोशिका को क्या करना, परागित करके नई संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही आप क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण कह देते हैं। ठीक है, संकरण सस्य सुधार की सबसे अच्छी विधि है। आपको किसी जाति के अंदर सुधार करने हैं, ठीक है, आपको अपने इच्छित लक्षण उसके अंदर लेकर आने हैं, तो ये बहुत अच्छी विधि है। क्यों, क्योंकि आप इसे कृत्रिम रूप से भी करवा पा रहे हो। 1900 में मेंडल आते, उससे पहले किसी को पता नहीं था। वैसे मेंडल 1800 में आ गए थे, लेकिन उनके कार्य को ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई। 19वीं सदी में जाकर 3 वैज्ञानिकों ने उनके कार्य को वापस से किया और फिर उन्हें पहचान मिली। तो 19वीं सदी के बाद में ये प्रक्रिया बहुत प्रचलन के अंदर आई और इसका बहुत उपयोग किया गया पादप प्रजनकों के द्वारा। तो देखिए, संकरण सस्य सुधार की सबसे अच्छी आधुनिक वैज्ञानिक विधि है। यद्यपि संकरण क्रिया का ज्ञान प्राचीन काल से ही था, मेंडल को भी था, परंतु फसलों के सुधार के लिए इसका प्रयोग 19वीं ईस्वी के मेंडल आनुवंशिक नियमों के अनुसार या उसके आधार को बनाकर क्या करने लगे, किया जाने लगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ हम देख चुके हैं, मैंने आपके एक एक बेसिक को कंप्लीट कर दिया है। संकरण के उद्देश्य ये हम सब लोग जान चुके हैं, हम पिछली क्लास में भी इन उद्देश्यों को देख चुके थे, तो इन्हें वापस से हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संकरण की क्या होती है, वृद्धियाँ होती है। तो संकरण जब आप करने जा रहे हैं, आप अपनी इच्छा से, मान लीजिए कि भाई आप किसी प्रदेश के अंदर गए, वहाँ पे चावल जो है
ये चावल तो क्या हो गया, एक जाति हो गई। इसकी दो प्रकार की वैरायटी है, एक एक्स वैरायटी है और एक वाई वैरायटी है। एक्स वैरायटी में कुछ अच्छे लक्षण हैं, वाई वैरायटी में कुछ अच्छे लक्षण हैं। आप चाहते हैं कि मैं इनसे एक नई प्रकार की वैरायटी बनाऊं, ठीक है, जिसके अंदर इन दोनों के ही बेस्ट लक्षण आ जाए, तो वो आप कब करवा पाओगे, संकरण। लेकिन ऐसा कब कर पाओगे, इसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग के अंदर आपको एक एक करके चरण को, यानी कि एक एक स्टेप को कंप्लीट करना होगा। ये कोई एक बार में हो जाने वाली प्रोसेस नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो संकरण कार्यक्रम की योजना पहले बनानी पड़ती है। संकरण का मुख्य उद्देश्य नई किस्मों का विकास है। सही बात है, ये एक्स और वाई तो किस्म उगी रही थी, हम इससे कोई नई जेड किस्म बनाना चाहते हैं जो कि इन दोनों ही फसलों के उच्च गुणों को अपने साथ के अंदर क्या होती हो, रखती हो। बिल्कुल सही बात है। तो संकरण का मुख्य उद्देश्य नई किस्मों का विकास करना होता है। अतः प्रजनक को ये स्पष्ट निर्णय लेना होता है कि वह किस प्रकार की किस्म का विकास करना चाहता है, इस किस्म में कितने सुधार लक्षण करना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुए, 10वीं क्लास के अंदर आए। 10वीं क्लास में आने के बाद में आपको ये निश्चय करना था कि आपको क्या बनना है। आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो आपने एग्री बायो लिया। कुछ बच्चों को डॉक्टर बनना होता है तो वो बायोलॉजी ले लेते हैं, कुछ को इंजीनियर बनना है, कुछ को सीए बनना है, कॉमर्स। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरफ जाना चाहता है। ऐसे ही पादप प्रजनक पे निर्भर करता है कि भाई जो उसके पास में ऑलरेडी पादप की जातियां उन्हें वो किस प्रकार के सुधार चाहता है और क्या नया बनाना चाहता है, इसका उद्देश्य उसके पास में फिक्स होना चाहिए। ऐसे रैंडमली करने से तो कुछ भी नहीं होगा, है या नहीं है। तो मान लीजिए वो जो पादप प्रजनक है उससे पता चला कि जो एक्स प्रजाति है इसका तना जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है या नहीं है, ये क्या है, रोग प्रतिरोधी है, इसको आराम से कोई रोग नहीं होते हैं। तो जो किसान होता है उसे कीटनाशियों का या रोगनाशियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये जो है वाई प्रजाति, इसका उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ के अंदर इसकी जो पोषक तत्वों की मात्रा है इसके अंदर वो भी क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसका जो तना है वो कमज़ोर है और ये आसानी से क्या हो जाता है, रोग कीटों द्वारा और है ना रोगकारियों द्वारा आराम से संक्रमित हो जाता है। ये आराम से संक्रमित नहीं होता, मजबूत पादप भी है, लेकिन इसके उत्पादन बहुत इतना अच्छा नहीं है और इसके उत्पादन में या इसके बीजों में पोषक तत्व इतने नहीं है। तो इसने कहा कि मैं इन दोनों गुणों को मिलाकर मैं एक जेड प्रजाति बनाना चाहता हूँ जिसमें सारे के सारे गुण आ जाए। तो यहाँ पे पादप प्रजनक क्या है, बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या करना चाहता है या नहीं। चलिए आगे आते। तो पादप प्रजनक को जब अपनी वो प्लानिंग कर रहा है कि उसे कोई नई प्रजाति बनानी है, तो पादप प्रजनक को क्या करना होगा, पादप प्रजनक को क्या करना होगा, सबसे पहले चयन करना होगा। किनका चयन करना होगा, जनकों का। वह किन दो अलग अलग किस्मों को क्या करना चाहता है, मिलवाना चाहता है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जनकों का चयन मुख्य संकरण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से लक्षण लाना चाहते हो, कौन से पादप आप प्रयोग कर रहे हो। जिन लक्षणों में सुधार की योजना है उनका एक जनक में समुचित परिमाण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो आपको कोई लक्षण जो कि अपनी नई प्रजाति में चाहिए वो उसके जनक में होने चाहिए। वो उसके जनक में, उसके बाद वो जीन ही नहीं है तो वो कैसे आ जाएगी संतति में, तो ये आपको देखना होगा। तो बेटा इस एक्स और वाई प्रजाति में भी अगर मेरे को देखना है, मैं मान लो पादप प्रजनक हूँ, तो एक्स प्रजाति के बहुत सारे पादप होंगे, उनमें भी मैं वो पादप ढूंढूंगी, कुछ वो पादप ढूंढूंगी जिनके अंदर ये लक्षण जो है बहुत प्रभावी रूप से है या नहीं है, जो इन लक्षणों के लिए शुद्ध है। और शुद्ध कब होंगे, जब उनके युग्म विकल्पी दोनों ही क्या होंगे, एक जैसे होंगे इन लक्षणों के लिए, है नहीं। ऐसे में वाई के अंदर भी बहुत सारे वाई प्रजाति के पादप होंगे, उनमें भी मैं उनका बेस्ट यानी कि शुद्ध, इन लक्षणों के शुद्ध जीन रखने वाले पादपों को मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगी। चलिए, तो अब आई होप आपको एक ही चीज समझ में आ रही होगी, है ना। दूसरा, जनकों का क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। यदि संबंधित क्षेत्र में एक या अधिक जनकों का निष्पादन ज्ञात नहीं हो तो उन्हें 1-2 वर्षों तक उस क्षेत्र में उगाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। मान लीजिए आप एक्स और वाई प्रजाति देखने के लिए गए और आपको मिला कि इसमें एक्स वाई प्रजाति के पादप तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी मुझे ऐसा पादप नहीं रख रहा जो कि इन लक्षणों को शुद्ध रूप में रख रहा हो। शुद्ध रूप का मतलब क्या है, दोनों ही युग्म विकल्पी क्या हो, प्रभावी रूप के हो, ये मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि चलो एक काम करते हैं, जो मेरे पास में पादप है एक्स और वाई, इनका मैं कुछ वर्षों तक, 1 या 2 वर्षों तक इनमें जनन करवाती रहूंगी, स्वपरागण करवाती रहूंगी। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब मुझे वो जनक मिल जाएंगे जो कि इन लक्षणों के प्रभावी यानी कि इन लक्षणों के लिए शुद्ध होंगे, उनके दोनों ही युग्म विकल्पी कैसे होंगे, प्रभावी प्रकार के होंगे। जब वो मुझे शुद्ध जनक मिल जाएंगे तो मैं अपने संकरण के प्रोग्राम को कहाँ बढ़ाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी। क्यों बेटा, शुद्ध मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि शुद्ध रखने पर वो जीन कहीं पे भी नहीं,
ये कि ये जीन ही ऐसे की ऐसे आएगी। अगर ये अशुद्ध होता, टी टी होता, तो हो सकता है प्रभावी युग्म विकल्पी वाली जीन भी आ जाए और अप्रभावी वाली भी आ जाए, क्योंकि मैंने कहा था युग्मक बनते हैं तो युग्म विकल्पियाँ जो होती हैं या जो एलील होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, फिर वह जाती है नई संतति के अंदर। तो मुझे तो शुद्ध चाहिए कि हमेशा मुझे इसमें प्रभावी ही गुण चाहिए जो मुझे चाहिए थे। तो एक्स और वाई प्रजाति के मुझे सिर्फ प्रभावी लक्षण चाहिए, जो मेरे पास में फसल उग रही थी उसमें नहीं थे वो सब कुछ। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सबसे पहले इनको 1-2 साल तक उगाया और शुद्ध पादप ले लिया, यानी शुद्ध जनकों का मैंने क्या कर लिया, चयन कर लिया। अब देखिए, शुद्ध जनकों का चयन करने पे मुझे पता चला कि जिस पादप का मैंने चयन किया है उसके तो खुद के पुष्प भी कैसे हैं, द्विलिंगी है। तो वो अपने ही परागकणों से अपनी अंडकोशिका को क्या करना चाहेगा, परागित करना चाहेगा। ये एक्स वाला पादप जो है चावल का, ये भी द्विलिंगी पुष्प लेता है और ये वाई वाले पादप पे भी द्विलिंगी पुष्प उगते हैं। ये अपने परागण के लिए किसी और पे निर्भर ही नहीं है। लेकिन मुझे तो अब ये प्रक्रिया रुकवानी है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एक नई जड़ प्रजाति बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर कुछ लक्षण इसके आए और कुछ लक्षण इसके आए। तो मान लीजिए मैं इसके परागकणों को और इसकी अंडकोशिका को क्या करना चाहती हूँ, उपयोग में लेना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, या तो विपुंसन की प्रक्रिया करवाऊँगी या बैगिंग की प्रक्रिया करवाऊँगी। मान लीजिए मुझे इसकी अंड भाग चाहिए, तो या तो मैं इसके जो परागकण है, जो उसके पुमंग है, उनको मैं काट दूँ, है या नहीं, और इसके परागकण लाकर इसकी वर्तिकाग्र पर क्या कर दूँ, छिड़क दूँ। या फिर मैंने बोला कि चल यार इसके परागकणों को भी नहीं हटाते हैं, इसके परागकणों को इसकी अंडकोशिका पे डाल देते हैं और इसके परागकणों को इसके अंडकोशिका पे, तो दोनों की जो वर्तिकाग्र है या ये जायांग है उसे मैं बैग से ढक दूँ। इसके परागकण लाकर उस बैग को हटाकर उस पर डाल दिया, इसके परागकणों को ले जाकर इसकी जायांग पे जो बैग लगा था उसको हटाकर उस पर छिड़क के वापस से क्या कर दिया, ढक दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, विपुंसन का कार्य करवाऊंगी। विपुंसन के अंदर क्या कहा जाता है, परागकणों के परिपक्व होने पे, हाँ भाई ये जरूर ध्यान रखना कि परागकणों को परिपक्व हो जाने दीजिए कि होने, अगर आप विपुंसन कर रहे हो, हटा ही रहे हो, काट ही रहे हो, तो आपको परागकणों के विकसित होने करने की भी जरूरत नहीं है। तो होने से पहले उनके पुंकेसरों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन उस दौरान ध्यान रखना है कि स्त्री केसर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप जिसके पुमंग हटा रहे हो ना, इसका मतलब आपको उसकी अंडकोशिका चाहिए। तो अगर स्त्री केसर को किसी प्रकार की भी क्षति हुई तो वो अंडकोशिका पर भी उसका प्रभाव आ जाएगा। तो बेसिक परागकणों के परिपक्व होने के पहले पुंकेसरों को बिना स्त्री केसर को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, वहाँ से हटा देना, उन्हें काट देना, उन्हें निर्जीव कर देने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कह देते हैं, विपुंसन कह देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा आप क्या लग सकते हैं, थैली लगाना या बैगिंग, जो भी मैंने आपको बताया कि आप पुमंग्स को काटना नहीं चाहते हैं, तो अवांछित परागकण से बचाने के लिए विपुंसन के बाद भी आप बैगिंग कर सकते हो, क्योंकि भाई पुष्प पूरे उग रहे हैं, हो सकता है कोई परागकण हवा के थ्रू आ जाए, कोई कीट लेकर आ जाए, लेकिन आप तो पादप प्रजनक हो, आपको तो इस एक्स और वाई प्रजाति में से भी आपने वाई के भी सबसे बेस्ट पादपों को चुना और उस पादप के परागकण से आप इस एक्स पादप की जायांग को क्या करवाना चाहते हैं, या अंडकोशिका को निषेचित करवाना चाहते हैं। तो आपने बोला कि अरे यार मैं तो फ्री हूँ, क्या था कि इसके पर पुंकेसर थे और इसके पास में अंडकोशिका थी, मुझे इसकी अंडकोशिका चाहिए थी, तो मैंने क्या कर दिया, इसके परागकणों को क्या कर दिया, काट दिया। अरे भैया आपने काट तो दिया, लेकिन आपने अंडकोशिका को तो ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अब इस खेत के अंदर तो और भी तो पुष्प इसी की जाति के और पुष्प है, हो सकता है उनका परागकण उड़कर कोई यहाँ पर आ जाए। तो इस प्रकार से अवांछनीय परागकणों से बचाने के लिए आप इसको विपुंसन करने के बाद फटाफट इसे थैली से क्या कर दे, ढक दे। फिर आपको जिस ऐच्छिक पादप के नर, ये ऐच्छिक पादप जो है आपका, जिसके आपको नर परागकण चाहिए, उसको आप लेकर आए और इस बैगिंग को हटा कर, थैली को हटा कर डस्ट करें और फिर वापस से क्या कर दें, ढक दें। तो ये एक बहुत अच्छी क्या हो जाएगी, आपके पास में मेथड हो जाएगा ऐच्छिक लक्षणों के साथ में। अब देखिए बेटा, जब आप एक काम करें तो देखिए हर किसी पादप के अंदर परागकण के बाद में जो फल है या बीज बनने का एक समय काल होता है। तो आप क्या करें, ये सारा कार्य करने के बाद में इन पौधों के ऊपर कुछ सूचना लिख दें, एक टैग लगा देंगे, एक कागज़ पे लिखकर एक रस्सी से उसको बांध दिया जाता है, टैगिंग कर दी जाती है, जिसमें क्या करा जाता है कि आपने किस दिन इसकी विपुंसन किया था, है या नहीं, फिर आपने किस दिन इसमें कृत्रिम परागण करवाया था, और आपने मादा व नर जनक कौन से चुने हैं, उन सब डिटेल्स को यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि आप पता रहे कि मैंने इस वैरायटी के इन जनकों को चुना था, इस दिन मैंने विपुंसन करवाया था, और इस दिन जो था वो मैंने क्या करवाया था, कृत्रिम रूप से डस्टिंग करवाकर या छिड़क कर परागण करवाया था, है या नहीं। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। परागण, नर जनक के परिपक्व व उर्वरक परागणों को एकत्रित करते वर्तिका पर डालने को परागण कहते हैं।
F बीजों को एकत्रित करना, ये F नहीं है, ये मान लेते क्या है F1। अब जब आप परागण करवा देंगे, ठीक है, X व Y में आपने क्या करवा दिया, परागण करवा दिया है, तो इनसे पहला जो इनकी संतति बनेगी Z, उसे आप क्या कह रहे हैं, F1 संतति। तो F1 संतति से अब आपको जो भी बीज मिलेंगे उसमें आपके वो लक्षण होंगे जो आप चाहते थे, उसमें X के लक्षण भी होंगे, उसमें Y पादप के भी लक्षण होंगे, ठीक है। तो आप उन्हें क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे बहुत अच्छे से, अलग अलग कागजों में डालकर, और अच्छे से इनका भंडारण करेंगे, और ऐसी जगह भंडारण करेंगे जहाँ पर कीटनाशी का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्लांट ब्रीडर ने इतनी मेहनत करके, सोचिए 1-2 साल तो पहले उन्होंने पादपों को ही उगाया, 1-2 मौसम तक, तो फिर उसमें से बेस्ट जनकों को चुरा, फिर विपुंसन बैगिंग करवाई, तब जाके संकरण हुआ, फिर ये पादप उगा होगा और उसके बीज बने होंगे। तो इतनी मुश्किल से ऐच्छिक गुणों वाली जो ये जे प्रजाति आपको प्राप्त हुई है, इसे आप ऐसे अपने हाथ से तो जाने देंगे नहीं। तो आप इनका क्या कीजिए, इन्हें अच्छे से क्या कर दीजिए, भंडारण कीजिए, शुष्क जगह पर इनका भंडारण किया जाए, आसपास कीटनाशकी वगैरह इन लिफाफों के अंदर डाल दिए जाए कि कहीं ये बीज खराब ना हो जाए। क्यों मैम? क्योंकि आने वाली संतति हमें इन्हीं से ही बनानी है, ठीक है। अब संकरण द्वारा प्रजनन की जो विधियां होती है उसमें हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न विधियों को अपनाते हैं, जिसमें आप पेडिग्री मेथड को पढ़ेंगे, बल्क मेथड को पढ़ेंगे, बैक क्रॉस मेथड को पढ़ेंगे, और आप क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल क्रॉस मेथड पढ़ेंगे। और इन सभी मेथड के द्वारा आप क्या बनाएंगे, आप पृथक्कृत पीढ़ियों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यानी कि आप क्या कराएंगे, सेग्रीगेटेड जनरेशन्स बनाएंगे। ये सेग्रीगेटेड जनरेशन को सेग्रीगेटेड जनरेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर आप क्या लेकर आए हैं, अपने ऐच्छिक लक्षणों को लेकर आए हैं। तो अपने ऐच्छिक लक्षणों के साथ के अंदर आप क्या कर रहे हो, कुछ अलग संततियां या अलग पीढ़ियां बनाने वाले हो। तो ये पृथक्कृत विधियां होंगी। पृथक्कृत पीढ़ियां बनाने के लिए आप इन सभी तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें पृथक्कृत पीढ़ियां क्यों बनानी है? अरे भाई सीधी सी बात है, आपकी जो X और Y जो प्रजातियां ऑलरेडी थी वो आपको इतनी सक्षम नहीं लग रही थी, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए यानी कि फसल सुधार के लिए इन मेथड्स का उपयोग करते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई हम संकरण क्यों करवा रहे हैं, जब पादप अपने हिसाब से कर रहा था, तो एक पादप प्रजनक को ये संकरण करवाने की जरूरत कहाँ से पड़ गई, कहाँ से आवश्यकता पड़ी कि वो X के पादप ला रहा है, Y ला रहा है, विपुंसन करवा रहा है, बैगिंग टैगिंग करवा रहा है, इनकी ज़रूरत क्या है? तो इनकी ज़रूरत उसे इसलिए है क्योंकि उसे क्या बनवानी है, पृथक्कृत पीढ़ियाँ बनानी है। और ये पृथक्कृत पीढ़ियाँ उसे क्यों बनानी है, फसल सुधार के लिए। और देखिए आप अपने चैप्टर की पहली परिभाषा पे आ गए कि जब पादपों के जीन रूपों में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, किसके लिए, मानव जाति के उपयोग के लिए फसलों में सुधार किया जाए, ताकि उत्पादन को, पोषक पदार्थों की मात्राओं को, इन सबको क्या कर सकें, आप बढ़ा सकें। तो उसे बेसिकली आप क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक मेथड को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वंशावली विधि को पढ़ेंगे। आपको वंशावली विधि अगर समझनी है तो उससे पहले आप विपुंसन, F1 जनरेशन क्या है, द्विलिंगी पुष्प क्या है, एक लिंगी पुष्प क्या है, शुद्ध जनक कौन से होते हैं, संकरित क्या होते हैं, इन सब का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर को ज़रूर देखें, तभी जाकर आपको ये एक एक मेथड समझ में आएगा। इस मेथड के अंदर हमारे पास में बहुत सारे चार्ट होंगे, तो हम एक एक चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वंशावली की विधि के अंदर हम एक एक चीज़ को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो वंशावली पीढ़ी के अंदर विधि में हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन बनाएंगे, फिर F2 जनरेशन से, जो उस F1 जनरेशन होगी ना, उसमें स्वपरागण करवाकर फिर F2 पीढ़ी से हम एक एक लक्षण को पढ़ना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बेसिक पूरा कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको आगे की चीज़ों को यहाँ से क्या करना है, देखना चालू करना है। तब तक के लिए इस ASP इंस्टीट्यूट के साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।